ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी से संबंधित है, जो इनकी इकाई द्वितीय में शामिल किया गया है। टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन इकोलॉजी, समष्टि पारिस्थितिकी की। तो ये जो समष्टि पारिस्थितिकी क्या होता है, उससे पहले हम बात करें समष्टि के बारे में। किसी एक ही प्रजाति के सजीव समूह को समष्टि कहा जाता है, अर्थात पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीसीज। तो हम पॉपुलेशन किसको कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए सिंगल स्पीसीज। एक ही जाति के सभी सदस्यों को मिलाकर जो एक समूह बनता है उसको हम पॉपुलेशन या समष्टि कहते हैं। समष्टि दो प्रकार की हो सकती है, एक प्रजातीय समष्टि मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन और मिश्रित या बहुप्रजातीय समष्टि मिक्स्ड और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। एक प्रजातीय समष्टि किसी स्थान विशेष पर यदि किसी एक ही प्रजाति के सदस्य पाए जावे तो इसे एक प्रजातीय समष्टि कहते हैं। प्रकृति में इस प्रकार की समष्टि यदाकदा ही दुर्लभ रूप में पाई जाती है। तो मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि एक एरिया के अंदर केवल एक ही जाति के जीव या सदस्य पाए जाते हैं, और नेचर में या प्रकृति में इस प्रकार की समष्टि बहुत ही मुश्किल से मिलती है, क्योंकि एक ही स्थान पर केवल एक ही जाति के सदस्य नहीं मिलते और वहाँ पर एक से अधिक जातियों के सदस्य एक साथ जीवन यापन करते हैं। दूसरा प्रकार है मिश्रित या बहुप्रजातीय समष्टि मिक्स्ड और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। यदि किसी स्थान विशेष में एक से अधिक प्रजातियों के सदस्य समष्टि रूप में पाए जावे तो इसे मिश्रित या बहुप्रजातीय समष्टि कहते हैं। यहाँ जो बात आ रही है वो ये कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक से अधिक जातियों के सदस्य पाए जाते हैं, लेकिन वो एक ही समूह के रूप में दिखाई देते हैं, पॉपुलेशन के रूप में दिखाई देते हैं, तो हम इसे पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं। एक प्रारूपिक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में प्राकृतिक रूप से इसी प्रकार की समष्टियाँ पाई जाती हैं। पारिस्थितिकी विज्ञानियों की बात करें या इकोलॉजिस्ट की बात करें तो उनके अनुसार बहुप्रजातीय समष्टियों को समुदाय भी कहा जाता है। जब हम समुदाय की परिभाषा की बात करते हैं या डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि उसमें डेफिनेशन में ये कहा गया है कि समुदाय उसको कहा जाएगा जिसमें एक से अधिक समष्टियाँ पाई जाती हो। अब बात आती है पारिस्थितिकी या हम कहेंगे पॉपुलेशन पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल पॉपुलेशन या पॉपुलेशन इकोलॉजी। पारिस्थितिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक ही प्रजाति के सजीव समूह समष्टि एवं इनके पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है, तो इसे समष्टि पारिस्थितिकी कहते हैं। तो यहाँ ये देखने की बात है कि एक पॉपुलेशन है जो एक ही स्पीसीज़ के टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उनके और उसके चारों ओर जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, और इस प्रकार के इंटरेक्शन का अध्ययन हम पॉपुलेशन इकोलॉजी या समष्टि पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। ये जो डायग्राम है वो एक आरेखीय चित्र है समष्टि पारिस्थितिकी का। जब हम पॉपुलेशन इकोलॉजी या समष्टि पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो इसमें अध्ययन में जो इकाई शामिल की जाती है वो एक ही सजीव प्रजाति के सदस्यों का समूह होता है। पॉपुलेशन ऑफ ए सिंगल स्पीसीज इसमें स्टडी यूनिट होती है। जो समष्टि पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं हम या समष्टि की बात करें तो उसका जो आधारभूत लक्षण है वो है उसका समष्टि घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। किसी स्थान विशेष के इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की संख्या को समष्टि घनत्व कहते हैं। यह एक संख्यात्मक मानदंड है, क्वांटिटेटिव पैरामीटर है, जैसे 500 वर्ग प्रति एकड़ या 25 लाख डायटम प्रति घन मीटर इत्यादि। तो जो घनत्व है या आकार है
समष्टि का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लक्षण है और इसके द्वारा हम समष्टि को परिभाषित भी करते हैं। तो जो समष्टि घनत्व होता है वो संख्यात्मक मानदंड है, पैरामीटर हैं। इकाई क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर एरिया के इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की संख्या को हम समष्टि घनत्व कह रहे हैं। समष्टि घनत्व की गणना सरलतापूर्वक निम्न सूत्र के द्वारा की जा सकती है। एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम समष्टि घनत्व को कैलकुलेट या गणना कर सकते हैं उसकी, D बराबर N/A/T। D जहाँ पर डेंसिटी है, घनत्व है, N नंबर है, सजीव संख्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, A एरिया है, क्षेत्रफल है, T टाइम है, समय की इकाई है। यहाँ दिन हो सकते हैं, सप्ताह हो सकता है, माह हो सकता है, मंथ हो सकता है या वर्ष हो सकता है। समष्टि प्राय स्थायी प्रकृति की ना होकर परिवर्तनशील होती हैं। तो जो पॉपुलेशन है वो वेरिएबल है, परिवर्तनशील है, अतः किसी समष्टि में बदलाव के साथ साथ इसके घनत्व में भी परिवर्तन होता है। तो जैसे समष्टि के अंदर बदलाव होगा तो उसके आकार में या घनत्व में परिवर्तन देखा जाता है। इसलिए यदि समष्टि घनत्व के परिवर्तन को निरूपित करने के लिए उपयुक्त सूत्र में सजीव सदस्यों की संख्या n के साथ डेल्टा चिन्ह भी लगा दिया जाए तब डेल्टा n सजीव सदस्यों की संख्या में परिवर्तन। तो हमने बात की थी कि n हम सजीवों की सदस्य संख्या की बात करते हैं, तो डेल्टा n हो जाएगा आपके n2 - n1। n2 वर्तमान में सजीवों की संख्या, n1 प्रारंभिक सजीवों की संख्या। तो डेल्टा n परिवर्तन को इंडिकेट करता है। अगर हम वृद्धि दर निकालना चाहें तो कितना परिवर्तन आया कितने समय में, तो हम देख सकते हैं डेल्टा n/डेल्टा t। डेल्टा n सजीव सदस्यों की संख्या में परिवर्तन और डेल्टा t और एक समय अंतराल। तो ये वृद्धि दर या विशेष समय में सजीवों की संख्या में औसत परिवर्तन दर है। यदि हम विशिष्ट वृद्धि दर निकालना चाहें, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, तो हम जो वृद्धि दर है उसके अंदर जो प्रारंभिक संख्या है उसका भाग लगा देंगे या डिवीजन कर देंगे। तो डेल्टा n डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाई डेल्टा t, इसके द्वारा हम विशिष्ट वृद्धि दर निकाल सकते हैं। समष्टि घनत्व प्राय दो प्रकार का होता है। अपरिष्कृत घनत्व, क्रूड डेंसिटी। इसके अंतर्गत सजीवों की समष्टि का वर्णन करते समय इसके घनत्व को संपूर्ण क्षेत्र के संदर्भ में परिलक्षित किया जाता है। जैसे 1 बीघा खेत में 20 नीम के वृक्ष हो तो नीम का घनत्व 20 नीम प्रति बीघा होगा। इस प्रकार इसमें सजीवों की संख्या के प्रति वर्ग मील, प्रति एकड़, प्रति बीघा, प्रति वर्ग किलोमीटर इत्यादि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हम यहाँ अपरिष्कृत घनत्व की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जब हम घनत्व की बात करते हैं तो समष्टि का वर्णन करते हैं या समष्टि के रेफरेंस में हम टोटल एरिया को काउंट करते हैं, संपूर्ण क्षेत्र के संदर्भ में लेते हैं, तो इसको हम अपरिष्कृत घनत्व कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो घनत्व है वो है विशिष्ट या पारिस्थितिक घनत्व, स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल डेंसिटी। इस प्रकार के घनत्व वस्तुतः आवास क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में निरूपित किया जाता है, जो वास्तव में उस सजीव के सुगम जीव व्यापन हेतु आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जब हम किसी समष्टि का घनत्व निकाल रहे हो तो वहाँ केवल उसके हैबिटेट एरिया को ही हम कंसीडर करते हैं, काउंट करते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि 1 वर्ग मील क्षेत्र में 500 धावड़े एनागोसेस पेंडुला के वृक्ष पाए जावे, लेकिन एक वृक्ष के जीवन यापन के लिए केवल आधा वर्ग मील क्षेत्र ही पर्याप्त हो, तो इस क्षेत्र का पारिस्थितिक घनत्व 1000 धावड़े वृक्ष प्रति वर्ग मील होना चाहिए। ये कहना चाहता है कि अगर हम ये कहें कि 500 धावड़े के वृक्ष 1 वर्ग मील में उपस्थित हैं, लेकिन एक जो एनागोसेस पेंडुला का वृक्ष है उसके लिए केवल आधा वर्ग मील जो 500 वृक्ष लगे हुए हों तो पर्याप्त होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि वो 500 वृक्ष आधे वर्ग मील के एरिया के अंदर अपना सफल जीवन यापन कर सकते हैं, तो दूसरे आधे वर्ग मील के लिए और 500 वृक्ष एनागोसेस पेंडुला के लग सकते हैं। तो इस प्रकार पूरे 1 मील के अंदर 500 और 500 1000 धावड़े के वृक्ष उग सकते हैं, सफल जीवन यापन कर सकते हैं। समष्टि को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनकी बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन, जो पहला है वो जन्म दर नेटिलिटी, दूसरा मृत्यु दर मोर्टेलिटी, तीसरा आयु वितरण एज डिस्ट्रीब्यूशन,
चौथा समष्टि दोलन पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। पांचवा जैविक विभव बायोटिक पोटेंशियल। छठा समष्टि प्रसार या फैलाव पॉपुलेशन डिस्पर्सन। समष्टि साम्य पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। समष्टि प्रकीर्णन पॉपुलेशन डिस्पर्सल। तो ये विभिन्न प्रकार के कारक हैं जो समष्टि को प्रभावित करते हैं। तो इनके बारे में एक एक करके हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है जन्म दर। जब हम जन्म दर की बात करते हैं तो सजीव, चाहे वो पादप हो या जंतु, उसमें एक नेचुरल टेंडेंसी पाई जाती है रिप्रोडक्शन की, और वो अपने समान संतति उत्पन्न करता है फॉर लाइफ कंटिन्यूटी या जीवन की शांतता को बनाए रखने के लिए। सजीवों द्वारा संतति उत्पन्न करने या नई व्यक्ति इंडिविजुअल को जन्म देना जन्म दर कहलाता है। दूसरे शब्दों में एक निश्चित अवधि में, ए पर्टिकुलर टाइम के अंदर, किसी भी समष्टि द्वारा उत्पन्न नए सजीवों या इनकी संतति की औसत संख्या को उस समष्टि की जन्म दर कहा जाता है। विभिन्न प्रजाति समष्टियों की जन्म दर भी अलग अलग होती है। अगर हम डिफरेंट स्पीसीज़ की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर अगर हम नेटिलिटी निकालें तो वो अलग अलग मिलेगी। इसकी गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जा सकती है। जन्म दर B/T, जहाँ B क्या है, उत्पन्न सजीवों की संख्या है, और T समय है। जो जन्म दर होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली अधिकतम जन्म दर या संभावित जन्म दर, और दूसरी वास्तविक या पारिस्थितिक जन्म दर। तो जो अधिकतम जन्म दर या संभावित जन्म दर की बात करें, पोटेंशियल नेटिलिटी या मैक्सिमम बर्थ रेट, सभी सजीवों में अधिकतम जन्म दर की क्षमता होती है, अर्थात ये अनुकूल परिस्थितियों में अधिकाधिक संतति उत्पन्न करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों की ही बात हो रही है, आइडेंटिकल या हम कहें आदर्श परिस्थितियों की बात हो रही है, जहाँ पर किसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ या प्राकृतिक आपदाएं उसके अंदर शामिल नहीं की जाती हैं। तो वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि सजीव में जितनी अधिकतम जन्म दर करने की क्षमता होती है वो देखी जाती है। तो प्रकृति में इस प्रकार की जो अधिकतम जन्म दर है वो नहीं देखने को मिलती है। वास्तविक या पारिस्थितिक जन्म दर, एक्चुअल और इकोलॉजिकल बर्थ रेट, सामान्य परिस्थितियों में सजीवों द्वारा उत्पन्न सजीवों या व्यष्टियों की संख्या को वास्तविक या पारिस्थितिक जन्म दर कहते हैं। और प्रकृति में इस प्रकार की ही जन्म दर हमको देखने को मिलती है। किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में जन्म दर निम्न कारकों के द्वारा नियंत्रित होती है। जो जन्म दर है या नेटिलिटी रेट है उसको किसके द्वारा नियंत्रित होती है, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं। प्रजनन की दृष्टि से परिपक्व सजीवों का आयु अनुपात, ये देखा गया है कि अगर जो प्रजनन की दृष्टि से परिपक्व सजीवों की संख्या अधिक होगी तो वहाँ पर जन्म दर अधिक होगी। लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो भी काफ़ी प्रभावित करता है। अगर मेल फीमेल रेशियो इक्वल नहीं है तो वहाँ पर जन्म दर प्रभावित होती है। मृत्यु दर, मोर्टेलिटी, मृत्यु दर भी प्रभावित करती है जन्म दर को। अगर मृत्यु दर वहाँ पर अधिक है तो हम कहेंगे कि जो वास्तविक जन्म दर है वो बहुत कम मिलेगी आपको। विभिन्न वातावरणीय परिस्थितियाँ जैसे प्रतिकूल तापमान, भोजन की कमी, पक्षियों के लिए घोंसले बनाने के स्थानों का अभाव, समागम स्थलों का अभाव एवं प्रतिकूल मौसम, तो ये कुछ वातावरणीय परिस्थितियाँ हैं जो भी जन्म दर को प्रभावित करती हैं। परभक्षिता एवं परजीविता, प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म, ये दोनों भी जन्म दर को प्रभावित करते हैं, नेटिलिटी रेट को। दूसरा जो फैक्टर आता है वो है मृत्यु दर और डेथ रेट और मोर्टेलिटी। ये देखा गया है कि जो जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और सभी जीव अपनी एक निश्चित आयु के पश्चात मौत को प्राप्त करते हैं। सभी जीवधारियों का अपना एक निश्चित जीवन काल होता है एवं ये सभी अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के बाद अर्थात निश्चित समय के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार एक निश्चित समय में समष्टि में मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीवों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। किसी समष्टि में मृत्यु दर की गणना जन्म दर के समान ही की जाती है। मृत्यु दर D/T, D मरने वाले सजीवों की संख्या है और T वहाँ पर समय है। जब मृत्यु दर के प्रकारों की बात की जाए तो वो भी दो प्रकार की होती है, न्यूनतम मृत्यु दर या संभावित मृत्यु दर, और दूसरा पारिस्थितिकीय या वास्तविक मृत्यु दर। तो मिनिमम डेथ रेट और पोटेंशियल मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो जीवधारियों के लिए मृत्यु अवश्यंभावी है। आदर्श परिस्थितियों में भी सजीवों की मृत्यु होती है। यह मृत्यु वृद्धावस्था या आयु काल पूर्ण हो जाने के कारण होती है। तो हम ये देखते हैं कि जो जीवधारी हैं वो वृद्ध होने के पश्चात अपनी मृत्यु प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार की जो मृत्यु दर है उसको हम न्यूनतम मृत्यु दर कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो मृत्यु दर है वो है पारिस्थितिकी या वास्तविक मृत्यु दर, इकोलॉजिकल डेथ रेट और एक्चुअल मोर्टेलिटी। सामान्य प्राकृतिक या वातावरणीय परिस्थितियों में गठित समष्टि के जीवों की मृत्यु संख्या को
वास्तविक या पारिस्थितिक मृत्यु दर कहते हैं। एक्चुअल मोर्टेलिटी, वास्तविक मृत्यु दर भी समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदलती रहती है। तो जो प्रकृति में जो हमें मोर्टेलिटी रेट मिलती है वो एक्चुअल में कौन सी होती है, पारिस्थितिकीय या एक्चुअल मोर्टेलिटी। समष्टि के सजीवों की मृत्यु के प्रमुख कारण निम्न प्रकार से हो सकते हैं। अगर हम मृत्यु के कारणों की बात करते हैं तो कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण मृत्यु होती है। असामान्य भ्रूण विकसित होना या भ्रूण अवस्था के बाद शारीरिक या कार्य की असमानताएं उत्पन्न होने के कारण भी मृत्यु हो सकती है। आनुवंशिक रोग, हेरिडिटरी डिजीज के कारण भी मृत्यु होती है। पर्यावरण में अचानक आपत्तिजनक बदलाव भी मृत्यु का कारण होते हैं। परजीविता एवं परभक्षिता, पैरासिटिज्म और प्रीडेशन भी, ये दोनों कारण भी मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं। रोगग्रस्त हो जाने के कारण मृत्यु हो जाती है। अगर पादप या जानवर या जंतु की बात करते हैं तो वो रोगग्रस्त होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम मृत्यु दर के बारे में बात करते हैं कि मृत्यु दर या मृत्यु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है उत्तरजीविता वक्र या सर्वाइवरशिप कर्व। किसी समष्टि में मृत्यु के संयोग अर्थात मृत जीवों के बाद बचे हुए जीवों को उत्तरजीवी कहा जाता है। तो जो शेष रिमेनिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सर्वाइवर कहलाते हैं, उत्तरजीवी कहलाते हैं एवं इस प्रक्रिया को उत्तरजीविता या सर्वाइवरशिप कहते हैं। आयु काल के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में जीवित रहने वाले सजीवों की संख्या को उत्तरजीविता की दर से अभिव्यक्त किया जाता है। उत्तरजीविता को वक्र के द्वारा आसानी से दर्शाया जा सकता है एवं इस वक्र को उत्तरजीविता वक्र या सर्वाइवरशिप कर्व कहते हैं। एक प्रारूपिक समष्टि में 3 प्रकार के उत्तरजीविता वक्र पाए जाते हैं, डायगोनल कर्व, हाईली कॉन्वेक्स कर्व, हाईली कॉनकेव कर्व। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो है डायगोनल कर्व या विकर्ण वक्र। इस उदाहरण में जब समष्टि के सदस्य जीवधारियों की मृत्यु यदि समान आयु में हो तो यहाँ उत्तरजीविता वक्र एक सीधी विकर्ण रेखा स्ट्रेट डायगोनल लाइन में बनता है। इसे विकर्ण या तिर्यक वक्र कहते हैं, जो डायग्राम के अंदर वक्र बी के रूप में इंडिकेट है। अत्यधिक उत्तल वक्र, हाईली कॉन्वेक्स कर्व। इस प्रकार की उत्तरजीविता में सजीव समष्टि के अधिकांश सदस्य अपना सामान्य जीवन काल या जैविक विभव पूर्ण करते हैं एवं उनकी मृत्यु वृद्धावस्था में होती है। इसलिए ऐसी सजीव समष्टि के लिए उत्तरजीविता वक्र अत्यंत उत्तल बनता है, अर्थात जैविक विभव में वृद्धावस्था के पहुंचने तक यह वक्र क्षैतिज रूप में अग्रसर होता है और इसके पश्चात तेजी से नीचे की ओर मुड़ जाता है। अनेक स्तनधारी प्राणियों जैसे मनुष्य, खरगोश, हिरण एवं भेड़ में इस प्रकार का उत्तरजीविता वक्र पाया जाता है। और डायग्राम के अंदर वक्र जो ए है वो हाईली कॉन्वेक्स कर्व को इंडिकेट करता है। अत्यधिक अवतल वक्र, हाईली कॉनकेव कर्व। इस प्रकार की उत्तरजीविता में समष्टि के अधिकांश जीव जब अपना जीवन काल या जैविक विभव प्राप्त करने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में उत्तरजीविता वक्र अत्यधिक अवतल या हाईली कॉनकेव बनता है। इस प्रकार का वक्र कवच मछली, सेलफिश एवं ऑयस्टर में पाया जाता है। वक्र सी, ये डायग्राम है और जिसमें हम ये देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के उत्तरजीविता वक्रों का निर्माण हो रहा है। और जिसमें आप ये देखें कि सबसे पहले जो ए है वो कौन सा है, हाईली कॉन्वेक्स अत्यधिक उत्तल वक्र हैं। जो ये देखें आप, जिसके अंदर जो समष्टि के अंदर जो जीव हैं वो अपनी वृद्धावस्था के पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम सी वक्र को देख रहे हैं, सी कर्व को, जो ऑयस्टर के अंदर है और जिसमें जो जैविक विभव हैं वहाँ तक पहुँचने से पहले ही अधिकांश जो समष्टि के सदस्य हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और आप ये देखें B1, B2 एंड B3, ये करीब करीब ये देखें कि स्ट्रेट डायगोनल कर्व है जिसमें एक समान आयु के पश्चात मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम सर्वाइवरशिप कर्व को डिस्कस कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। जो थर्ड फैक्टर है वो है आयु वितरण, एज डिस्ट्रीब्यूशन। विभिन्न सजीवों का आयु वितरण प्राय समष्टि का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। इसके द्वारा समष्टि की जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही प्रभावित होती है। एक प्रारूपिक समष्टि में विभिन्न आयु वर्ग के सदस्य सजीवों की मौजूदगी को आयु वितरण कहते हैं। तो हम देखें कि एक समष्टि के अंदर जो जीव पाए जाते हैं उनकी आयु के हिसाब से हम उसको अलग अलग प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी भी समष्टि में आयु वितरण इसकी सजीव प्रजाति एवं समष्टि की परिवर्तनशीलता पर निर्भर करता है। आयु वितरण को समष्टि में मौजूद विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो जो आयु वितरण है वो सदस्यों की संख्या, विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है।
एक सजीव समष्टि में पारिस्थितिकीय तौर पर 3 प्रकार के आयु वर्ग या समूह बनाए जाते हैं। और समष्टि के अंदर 3 प्रकार के हम एज ग्रुप बनाते हैं। पहला है पूर्व प्रजननीय प्री रिप्रोडक्टिव आयु समूह, रिप्रोडक्टिव या प्रजननीय आयु समूह एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव या पश्च प्रजननीय आयु समूह। तो 3 प्रकार के समूह हम देख सकते हैं। आयु पिरामिड, एज पिरामिड। प्रारूपिक समष्टि में विभिन्न सजीवों के आयु समूह को पिरामिड द्वारा निरूपित किया जाए, इस प्रकार प्राप्त पिरामिड को आयु पिरामिड या एज पिरामिड कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिरूपण में विभिन्न आयु वर्गों के सजीवों की संख्या उत्तरोत्तर आड़ी या क्षैतिज हॉरिजॉन्टल पट्टियों के तुलनात्मक चौड़ाई के द्वारा निरूपित होती हैं। समष्टि पारिस्थितिकी अध्ययन क्षेत्र में निम्न प्रकार के आयु पिरामिड पाए जाते हैं। सबसे पहला प्रकार है पिरामिड चौड़े आधारीय भाग वाला, ब्रॉड बेस पिरामिड। इस प्रकार के आयु पिरामिड का आधारीय भाग चौड़ा होता है तथा इसे शिशु संतति या वेष्टि द्वारा निरूपित किया जाता है। यह हम कहें प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। ये तीव्र वृद्धि करने वाली समष्टि में जन्म दर प्राय अधिक होती है तथा समष्टि की तीव्र वृद्धि जो है वो तीव्र होती है। इस प्रकार की परिस्थितियों में सजीवों की संख्या पूर्ववर्ती पीढ़ियों की तुलना में अधिक पाई जाती है। ऐसे पिरामिड निम्न वर्गीय सजीवों जैसे ईस्ट एवं पैरामीशियम में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार का जो है वो पॉलीगॉन या घंटी के आकार का पिरामिड है, बेल शेप्ड पॉलीगॉन। वह समष्टि जिसमें इस प्रकार का पिरामिड पाया जाता है उसकी वृद्धि दर मंद एवं स्थिर हो जाती है। इसके साथ ही पूर्व प्रजननीय एवं जननीय आयु समूह की सजीवों की संख्या लगभग बराबर हो जाती है। पश्च प्रजननीय आयु समूह सबसे छोटा रह जाता है। इस प्रकार की स्थायी समष्टि में सजीवों का आयु वितरण एक घंटी के आकार का पाया जाता है। और तीसरा जो प्रकार है वह है प्यालाकार पिरामिड या अर्न शेप्ड पिरामिड। इस प्रकार की सजीव समष्टि में शिशु वेष्टि या सजीव बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ जन्म दर बहुत ही कम हो जाती है। इस प्रकार के पिरामिड में पूर्व प्रजननीय या पूर्व जननीय आयु समूह की तुलना में जननीय एवं पश्च जननीय आयु समूह के बड़े होते हैं। इसके परिणामस्वरूप ऐसी समष्टि का आयु पिरामिड प्याले या जल पात्र के आकार अर्न शेप्ड का हो जाता है। तो ये जो डायग्राम दे रखे हैं उसमें आप ये देख सकते हैं। पहला है आपका समष्टि पिरामिड वृद्धिशील समष्टि या ब्रॉड बेस्ड पिरामिड जिसमें चौड़े आधार वाला है। आप ये देख सकते हैं कि चौड़े आधार के कारण आप इसमें देखें कि जो पूर्व प्रजननीय और प्रजननीय हैं उसके अंदर काफ़ी चौड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो चौड़ापन दिख रहा है वो है आपका पश्च प्रजननीय और प्रजननीय, ये दोनों के अंदर काफ़ी चौड़ा बेस मिलता है। तो इसमें जो आधार है वो चौड़ा है, वो किसके कारण है कि इसमें पूर्व प्रजननीय और प्रजननीय और आयु वर्ग के जंतु ज़्यादा होते हैं, अधिक होते हैं। दूसरा जो है हमारा बेल शेप्ड है या पॉलीगोनल टाइप है, पॉलीगॉन है, जिसमें हमने ये देखा है कि जो पूर्व जननीय और जननीय जो आयु वर्ग के जंतु हैं वो अधिक संख्या में होते हैं, इसलिए ये आप देख सकते हैं चौड़े पट्टियों के रूप में दिखाई देते हैं। और जो पश्च जननीय आयु वाले जो जंतु हैं वो कम होते हैं। और तीसरे प्रकार में आप ये देख सकते हैं तो बी वाली जो है वो स्थायी समष्टि होती है। तीसरे में आप देख सकते हैं अनशेप्ड, जिसके अंदर जो पूर्व जननीय या हम कहें कि शिशु बहुत कम होते हैं, या इसका हम कह सकते हैं कि यहाँ नेटिलिटी रेट कम होती है। और जननीय व पश्च जननीय जो आयु वर्ग के जंतु हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो जो पट्टी हैं वो चौड़ी हैं, मोटी दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार हम एज पिरामिड या आयु पिरामिड की स्टडी कर सकते हैं 3 प्रकारों के रूप में। तो आज के ऑनलाइन क्लास के अंदर हम लोगों ने 3 जो फैक्टर हैं उसके बारे में बात की, जन्म दर, मृत्यु दर और आयु वितरण, जिसके अंदर हमने एज पिरामिड की अध्ययन किया। नेक्स्ट जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें समष्टि को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।